हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन आस्था नादिया शर्मा। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th इंग्लिश जंक्शन का चैप्टर 5 फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड का एक्सरसाइज पार्ट। ठीक है, रिमेंबर हमने पिछले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट कर लिया था, तो इस वीडियो में हम करेंगे इसका एक्सरसाइज पार्ट। चलिए तो हम शुरू जाते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। स्लाइड स्लाइड स्लाइड। ओके, इसमें 6 क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, नो प्रॉब्लम, वी विल डू नाउ। Who was the first man to walk on the moon? Which flag did he raise? सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो चांद पे गया था और उसने कौन सा झंडा लहराया था? ठीक है, तो आंसर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, ही रेज्ड अमेरिकन फ्लैग। चलिए सेकंड है, हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट कौन चढ़ा? वॉट डिड दे डू आफ्टर रीचिंग द टॉप? और फिर चढ़ने के बाद, चोटी पे पहुंचने के बाद उन्होंने क्या क्या किया? तो आंसर देख लेते हैं। सर एडमंड हिलैरी एंड शेरपा टेंजिंग नार्गे climbed Mount Everest. Hillary took many photographs of the scenery and of Sherpa Tenzing having flags of Britain, the United Nations and Nepal. ठीक है ना, तो वहाँ पे सर एडमंड हिलैरी और शेरपा टेंजिंग नार्गे माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे पहली बार, और हिलैरी ने बहुत सारी फोटोग्राफ्स निकाली थी सीनरी की, और शेरपा टेंजिंग की भी फोटोग्राफ्स निकाली थी। और जो शेरपा टेंजिंग थी उन्होंने 3 राज्यों का झंडा फहराया था, ब्रिटेन, यूनाइटेड नेशन एंड नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ वर फ्लैग्स यूज्ड इन द 18th सेंचुरी? ओके, फ्लैग्स किस तरह यूज़ होते थे 18th सेंचुरी में? आंसर है, फ्लैग्स वर यूज्ड इन द 18th सेंचुरी टू शो दैट द पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड बिलोंग्स टू समवन। फ्लैग्स 18th सेंचुरी में मतलब किस तरह से यूज़ होते थे कि ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है हमारा, वो हमें बिलोंग करता है या फिर किसी व्यक्ति को बिलोंग करता है ये पर्टिकुलर चीज़। चलिए फोर्थ है, व्हाट आर यूनिवर्सल सिम्बल्स? एक्सप्लेन द सन सिंबल इन द जापानीज़ फ्लैग। चलिए यूनिवर्सल सिम्बल्स क्या होते हैं वो बताइए, और जो सन सिंबल जापानीज़ फ्लैग में बना है इस टाइप से, वो उसका भी मतलब बताइए। ठीक है ना, चलिए तो आंसर है इसका, द यूनिवर्सल सिम्बल्स आर द सिम्बल्स दैट दे हैव द सेम मीनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है ना, यूनिवर्सल सिंबल क्या होते हैं? जिसकी जो मीनिंग रहती है वो पूरे यूनिवर्स में उसकी सेम होती है। नेम ही सजेस्ट करता है यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्स में पूरी दुनिया में उसकी जो है सेम मीनिंग होती है। और जो जापानीज़ फ्लैग है उसमें जो सन है वो ये स्टैंड करता है यूनिटी एंड एनर्जी का। ठीक है ना, एंड जापान इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, देन द सन सिम्बॉल इज यूज्ड इन इट्स नेशनल फ्लैग। ठीक है ना, इस टाइप से हम इसका आंसर लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, 5th वन। व्हाट डिड द नेशनल symbol of the cross mean in the olden days? What does it stand for now? चलिए तो इसका आंसर है, इन ओल्डन डेज द क्रॉस ओनली मैन द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द कंपस, बट नाउ द क्रॉस इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ फेथ। ठीक है, तो ये ओल्डन डेज का हो गया। ओल्डन डेज में क्रॉस मतलब कि कंपस का साइन हो जाता था, लेकिन अब जो है वो फेथ का सिंबल हो गया है। अब 6th क्या है, हाउ वॉज द फ्लैग ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस क्रिएटेड? अब इंटरनेशनल रेड क्रॉस फ्लैग कैसे बना था? वो बना था रिवर्स करके। स्विस फ्लैग जो था हमारा प्लस वाला रेड बैकग्राउंड के साथ, उसको जब रिवर्स कर दिया था तो वो उसका रेड प्लस हो गया था और वाइट बैकग्राउंड हो गया था। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, फ्लैग ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस क्रिएटेड बाय रिवर्सिंग द कलर्स ऑफ स्विस फ्लैग। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल आंसर है। 2-3 लाइन के आंसर हैं, आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, नाउ कंप्लीट दीज सेंटेंसेस करेंगे अब हम। ठीक है, द स्टार एंड द मून टुगेदर सिम्बलाइज और रिप्रेजेंट डिविनिटी। ठीक है, क्या कहते हैं, द इक्वलिटी ऑफ बीइंग अ गॉड, डिविनिटी को शो करते हैं। जो हमारे ट्यूनीसिया का फ्लैग है उसमें ये आपको मिल जाएगा, या फिर पाकिस्तान के फ्लैग में भी मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए सो सेकंड क्या है हमारा, ब्लैंक ऑफ स्टार्स ऑफन स्टैंड फॉर एनर्जी। तो अब हमारा जो यूएसए का फ्लैग है उसमें ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कि एनर्जी को सिंबलाइज करता है। ग्रुप ऑफ स्टार्स ऑफन मीन एनर्जी, तो ब्लैक जो लिखा है उसमें आएगा ग्रुप्स। थर्ड है, द फ्लैग ऑफ द यूएसए इज कॉल्ड द स्टार्स एंड स्ट्रिप्स, क्योंकि उसमें स्ट्रिप्स भी बनी होती हैं। फोर्थ है, नेपाल्स फ्लैग इज शेप्ड लाइक अ ट्राइंगल वेल द स्विस फ्लैग इज अ स्क्वायर वन, क्योंकि यही 2 फ्लैग हैं जिनका अलग शेप है। बाकी सारे जो नॉर्मल फ्लैग होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, लेकिन जो हमारा नेपाली फ्लैग है वो क्या है, ट्राइंगल है, और स्विस फ्लैग है वो है स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो हमारे नॉर्मल फ्लैग होते हैं रेक्टेंगल में। 5th क्या है, द मैपल इज़ द नेशनल ट्री ऑफ। जो मैपल है वो कहाँ का नेशनल ट्री है,
कनाडा का। वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो कैनेडियन फ्लैग है उसमें एक मैपल लीफ का प्रिंट है, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि कनाडा का जो नेशनल ट्री है वो है मैपल। ये भी हो गया। थिंक एंड आंसर आपको करना है बाकी तरह इस बार। व्हाई डू यू थिंक फ्लैग्स आर इंपॉर्टेंट? आपको ऐसा क्यों लगता है जो हमारे फ्लैग्स हैं वो इंपॉर्टेंट है? चैप्टर में अभी हमने पढ़ा कि फ्लैग्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, बिलोंगिंग, बिलीव्स, ऑर्गेनाइजेशन, नेशन को एक साइन देते हैं, बताते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमारी है, ये देश हमारा है। चलिए अब इसी हिसाब से लिख लीजिएगा। नाउ नो योर वैल्यूज़। इन द टेक्स्ट वी रीड हाउ ऑल कंट्रीज आर प्राउड ऑफ देयर नेशनल फ्लैग। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो सारे कंट्रीज़ हैं वो अपने नेशनल फ्लैग पे किस तरह प्राउड फील करती हैं, ठीक है ना। व्हाई डू यू थिंक वी स्टैंड अप व्हेन वी हियर द नेशनल एंथम बीइंग प्लेड इन पब्लिक प्लेस? अब आपको ऐसा क्यों लगता है जब भी हम हमारे नेशनल मतलब राष्ट्रीय गान सुनते हैं तो हम उस जगह पे सीधे खड़े हो जाते हैं, चाहे वो पब्लिक प्लेस ही क्यों ना हो या प्राइवेट प्लेस हो, हम सीधे खड़े हो जाते हैं जब भी हम सुनते हैं। सिंग द नेशनल एंथम इन क्लास। नाउ फील करो जब हम राष्ट्रीय गान गाते हैं तो हमें कैसा लगता है। Our national anthem renews the pride and joy we have in our country as its citizens. तो जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो हमें एक उत्साह देता है, ठीक है ना, कि हम इस कंट्री, इस पर्टिकुलर देश के नागरिक हैं, ठीक है ना। जो हमारा नेशनल एंथम है वो हमें ये बताता है कि हम इस पर्टिकुलर देश के नागरिक हैं। टू शो रेस्पेक्ट वी शुड ऑलवेज स्टैंड अप व्हेन वी सिंग अवर नेशनल एंथम। तो जब भाई हमें ये बताना है कि हम कितने उत्साहित हैं, हम कितना प्राउड फील करते हैं, तो हमें हमेशा रेस्पेक्ट शो करने के लिए खड़े होने चाहिए, सीधे खड़े होना चाहिए, अपने बैक स्ट्रेट करके खड़े होने चाहिए, ताकि हम रेस्पेक्ट शो कर सकें और बता सकें कि हम हमारे देश के सच्चे नागरिक हैं, ठीक है ना। और उसको बढ़िया से गाना भी चाहिए, है ना। चलिए ये हमारी आज की लर्निंग थी नेशनलिटी फीलिंग वाली लाने के लिए। चलिए अब फेवरेट पार्ट, ग्रामर पार्ट। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस, रीड कीजिएगा, ठीक है ना, आफ्टर द वीडियो। आई हैव कलेक्टेड सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फ्लैग। अंडरलाइन वर्ड इंटरेस्टिंग। सेकेंड है जापान इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। अंडरलाइन वर्ड है राइजिंग। आई एम लर्निंग अबाउट फ्लैग्स। अंडरलाइन वर्ड है लर्निंग। एंड फोर्थ है आई एम वर्किंग ऑन अ स्क्रैप बुक। अंडरलाइन वर्ड है वर्किंग। ओके, तो हमें इन वर्ड्स से क्या सीखने मिला? द वर्ड्स इन कलर आर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। इन सेंटेंस 1 एंड 2 हमने क्या देखा 1 और 2 में कि जो इंटरेस्टिंग और राइजिंग ये दो शब्द हैं, टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन्स इन्फॉर्मेशन एंड सन। ये नाउन के पहले लगे, नाउन इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन और सन है, ठीक है ना। तो ये इनके बारे में और भी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अब सन तो है लेकिन कैसा सन है, राइजिंग मतलब उगता हुआ सूरज, ठीक है ना। अब सन तो है ठीक है, लेकिन राइजिंग सन है ना। अब इस तरह से इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास, जानकारी तो है, लेकिन कैसी है वो, इंटरेस्टिंग है ना। तो इस टाइप से ये और भी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल उनको कहते हैं, है ना। नाउ दिस शोज दैट द प्रेजेंट पार्टिसिपल आर वर्ब दैट फंक्शंस एट एडजेक्टिव, है ना। ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं लेकिन वर्ब है ना, ये क्रिया है लेकिन एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण होते हैं ना। विशेषण भी किसी भी संज्ञा के आगे लग के उसको और भी ज़्यादा बताने की कोशिश करता है अच्छी तरह से। इसी प्रकार से जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं वो भी कुछ सिमिलर ही काम करते हैं, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। द साइंटिस्ट इन्वेंटेड अ टॉकिंग रोबोट। अब साइंटिस्ट ने इन्वेंट करा रोबोट, लेकिन कैसा करा, टॉकिंग, बोलने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वर्ब ऐसी यूज़ हुई है जिसमें ING लगा है और वह एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना। नाउ इन सेंटेंस 3 एंड 4, अब जो थर्ड और फोर्थ सेंटेंस है हमारा, जिसमें लर्निंग और वर्किंग हाईलाइटेड है, ठीक है ना। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड विद द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब टू बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, टू टॉक अबाउट कंटिन्यूअस एक्शन। अब जो थर्ड और फोर्थ वाले हो उसमें हमें बता रहा है कि कंटिन्यू एक्शन चल रहा है ना। आई एम लर्निंग अबाउट फ्लैग्स, मैं हूँ वो अभी फ्लैग्स के बारे में लर्न कर रहा हूँ, मतलब कर ही रहा हूँ अभी मैं, है ना। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी है एम, अब जैसे और कोई भी एग्जांपल हो जिसमें इज़ लगा हो, आर लगा हो, वॉज, वर लगा हो, तो उसमें उसके बाद जब देखेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आई एम लर्निंग हो गया तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये कंटिन्यूअस एक्शन को हमें बता रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे ही हो गया वी वर लर्निंग हो गया, वर आ गया तो भी वो जो लर्निंग है वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। सन शाइन तो कर रहा है पर कैसा, ब्राइटली, सॉरी द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। जो सन है वो ब्राइटली तो
कर रहा है, पर क्या कर रहा है, चमक रहा है ना। तो वो इसके बाद लगाना, यहाँ पे अभी हमने ऊपर पढ़ा ब्रैकेट में इसके बाद लगती है वो चीज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहाँ पे इसके बाद लगाना हमारा शाइनिंग, तो उससे हम पता कर सकते हैं। अब वी यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing टू फॉर्म द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये तो हमें इंटेक मालूम चल गई कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तो हम वर्ब प्लस ing लगा देते हैं, है ना। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड। एक्सरसाइज पार्ट करेंगे। कंप्लीट दी सेंटेंसेज यूजिंग द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें कुछ नहीं, ing फॉर्म लगाना है, सही सही वर्ब जो है हमें पुट करना है सेंटेंस में। फर्स्ट, ऑलरेडी इट हैज़ बीन डन फॉर यू। इट वॉज एन एक्साइटिंग फिल्म, वी रियली एन्जॉयड आवर सेल्फ। बहुत ही मज़ेदार फिल्म थी, हमने बहुत मतलब अपने आप को बहुत मज़े कराए। सेकेंड, ही वॉज ट्रैप्ड इन साइड द ब्लैंक हाउस, द फायरमैन सेव्ड हिम। हम यहाँ पे ऑप्शन दिया मूव, एक्साइट, बोर, बर्न, सेट। तो हम जले हुए हाउस में फंस गए थे, फिर हमें फायरमैन ने बचाया। अब हमने बर्न हाउस कैसे सोचा, अभी फायरमैन है, फायरमैन कहाँ बचाने आता है, जहाँ आग लगी होती है, राइट। तो हम कॉमन सेंस से भी ये लिख सकते हैं कि जो जला हुआ हाउस था वहाँ पे हम फंस गए थे, तो फायरमैन आया और उसने हमें बचाया, ठीक है। अब थर्ड क्या है, मैनी ऑफ हिज पेंटिंग्स शो द ब्लैंक सन, ही पेंट्स द इवनिंग स्काई वेरी वेल। ऑप्शन है मूव, एक्साइट, बोर, बर्न हो गया, सेट, ठीक है। तो अब 4 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, तो इसका क्या होगा, सेट होगा, ठीक है ना। अब इसमें ing लगा देंगे तो सेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें वो कैसे पता चला, क्योंकि जो सन है वो जो है वो डूब रहा है, उसने मतलब बहुत सारी अपनी पेंटिंग्स में क्या ऐसा सन बताया कि वो डूब रहा है, तो सेटिंग सन है ना। और वो एक इवनिंग स्काई जो है बहुत ही अच्छे से पेंट करता है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी हिंट लिखी है, इवनिंग स्काई मतलब कि सन जो है डूब रहा है। हम अपने मतलब जब हम इमेजिन करते हैं इवनिंग स्काई, जब कोई बोलता है तो हमारे मन में क्या आता है कि जो सन है वो जो डूब रहा है ना। इस टाइप से हमारे अंदर एक सिनेरियो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। तो हम ऊपर वाले सेंटेंस को ब्लैंक उसी टाइप से फिल कर सकते हैं कि मतलब कि सेटिंग सन, ठीक है। सेट दिया ing लगा तो सेटिंग हो जाएगा। फोर्थ वाला, शी ट्राइड टू गेट ऑफ अ ब्लैंक बस दैट्स नॉट सेफ। इसमें क्या आएगा, मूविंग, है ना। मूव दिया है, ing लगा दो, मूविंग हो जाएगा। अब ये हमने कैसे पता करा, ये हमने ऐसे पता करा, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो दैट्स नॉट सेफ लिखा है। अभी रुकी हुई बस से उतरोगे तो वो तो सेफ़ ही है ना। लेकिन जब हम चलते हुए मूविंग हुई बस से उतरते हैं, दैट्स नॉट सेफ, तो हम पिछले वाले सेंटेंस को आगे वाले सेंटेंस से को रिलेट करके अपने ब्लैंकों को फिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है ना। ये मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बता रही हूँ। फिफ्थ, नो बडी वॉन्टेड टू सी द ब्लैंक प्ले, ही वेंट टू द सर्कस इंस्टीड। चलिए, इसमें क्या आएगा, बोरिंग, ठीक है ना। बोरिंग प्ले, बोर दिया है, ing लगा दो, बोरिंग हो जाएगा। अब ये कैसे पता करा, अभी नो बडी वॉन्टेड टू सी, या किसी को नहीं देखना था, मतलब कि वो बोरिंग ही हुआ ना, एक्साइटिंग तो होने से रहा ना। एक्साइटिंग तो हम लगा नहीं सकते, बर्निंग जलता हुआ भी नहीं लगा सकते, है कि नहीं। बोरिंग था इसलिए किसी को नहीं देखना था, और किसी को नहीं देखना था तो फिर हम वो प्ले छोड़ के सर्कस चले गए देखने के लिए। तो ये जब हमने सेंटेंस की मीनिंग खोजी तो हमें अपने आप ही मालूम चल गया कि हाँ वो प्ले जो था वो बोरिंग था, इसलिए किसी को नहीं देखना था, है ना। ऐसे आपको फिल करना है बड़ी आसानी से, आपको बहुत ही मार्क्स ग्रैबिंग चीज़ है ये, है ना। चलिए, बी, मेक अ सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड विथ द प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल ला के आपको जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट, ऑलरेडी हैज़ डन फॉर यू, द चिल्ड्रन बिल्ड सैंड कासल ऑन द बीच। इसे टूटा टूटा दिया, आप कहीं पे लगाना है, वो आपको पता करना है कहाँ लगाना है। और कुछ हेल्पिंग वर्ब भी आपको जोड़नी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है ना, ऐसा अजीब से सेंटेंस लग रहा है। ओके, चलिए, तो इसका क्या हो गया सही, द चिल्ड्रन आर बिल्डिंग अ सैंड कासल ऑन द बीच। इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट वाला देखेंगे, है ना। फादर मेक डिनर इन द किचन। ये सब टूटा फूटा है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। तो क्या होगा, फादर इज मेकिंग डिनर इन द किचन, ठीक है ना। अब फादर के बाद हमने इज लगाया, मेक के साथ ing लगाया, हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट। थर्ड, फरा ग्रो टॉलर एवरी डे। फरा इज ग्रोइंग टॉलर एवरी डे, ठीक है, बहुत आसान है। फोर्थ है, वी वेट फॉर द फिल्म टू स्टार्ट। वी के साथ क्या होता है, वर या वॉज होता है, सॉरी वर होता है या आर होता है ना, वॉज नहीं होता, आई एम रियली सॉरी, वर होता है या आर होता है। सो वी वर वेटिंग फॉर द फिल्म टू स्टार्ट। फिफ्थ, ही प्ले क्रिकेट इन द पार्क। यहाँ पे आप वॉज भी लगा सकते हो, इज भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क या ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि सेंटेंस किस वे में चल रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ड हमें अपने मन से लगानी है तो हम कुछ भी लगा दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा।
हाँ, लेकिन अगर ऊपर अपन को हेल्प बॉक्स दिया है उसमें अगर नहीं दिया है, या फिर अपन को बाजू में ब्रैकेट करके दिया है कि आपको नहीं सिर्फ पास्ट यूज़ करना है या सिर्फ आपको प्रेजेंट यूज़ करना है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रख के फिर वॉज या इज़ लगाना है ना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, सीधे सीधे नहीं आता है। वोकैबुलरी पार्ट, हमारा ग्रामर पार्ट हुआ ओवर। लुक एट दीज पेयर्स ऑफ वर्ड। अब भैया बुक वाले ने कहा है देखना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ेंगे भी, हम पढ़ेंगे तभी तो सीखेंगे, है ना। देखना नहीं है, देखने से काम नहीं चलता है, पढ़ना उसको बोलो। राइट और राइट, सन और सन। अरे स्पेलिंग अलग है पर बोलने में तो ये सेम ही आ रहा है। इनको हम बोलते हैं होमोफोन्स, ठीक है। दीज वर्ड्स हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। इनकी स्पेलिंग अलग होती है, मीनिंग अलग होती है, लेकिन बोलने का तरीका क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है ना। इसलिए कभी कभार जब टीचर बोलती है राइट तो बच्चा लिख देता है सही वाला राइट, है ना। कभी मैम बोलती हैं कि सन लिखो तो बच्चा लिख देता है सूरज वाला सन, जबकि मैम बोल रही थी कि फादर का सन, है ना, फादर का बेटा, फादर का सूरज नहीं बोल रही थी। ऐसा हो जाता है, कई बार होता है, कोई बात नहीं, सुधार लेंगे हम, है ना। चूज़ द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। सही वर्ड यूज़ करो और ये सेंटेंस फिल करो। फर्स्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू। मैनी ट्रीज लूज देयर लीव्स इन विंटर, ठीक है, सही बात है। विंटर में बहुत सारे पेड़ जो है अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं। दे लुक बेयर विदाउट देयर लीव्स। यहाँ पे दो बेयर दिए हैं, एक बेयर और एक बेयर। एक बेयर होता है भालू, ठीक है ना, और एक बेयर होता है मतलब खाली खाली, एम्प्टी एम्प्टी लगते हैं, गंजे, हम हिंदी में बोलते हैं ना, गंजापन लगता है, मतलब खाली एम्प्टी लगते हैं वो, है ना। बैर मतलब खाली खाली, टकले टकले। ओके, जोक्स अपार्ट। अ चीता रन्स आफ्टर इट्स। अब PREY प्रे होगा या PRAY प्रे होता है। अब आपको मीनिंग पता होगी तभी आप सही वर्ड लगा सकोगे, है ना। अगर आपको नहीं मालूम, डिक्शनरी खोलो, ढूंढो और लिखो। और आज का तो गूगल ट्रांसलेटर है, गूगल ट्रांसलेटर करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा PREY वाला प्रे, प्रे मतलब शिकार, और PRAY प्रे मतलब होता है प्रार्थना, ठीक है ना। प्रार्थना होगी स्वीकार। चीता रन्स आफ्टर इट्स PREY प्रे। ओके। थर्ड, इट वुड बी ग्रेट टू ब्लैंक यू व्हेन आई विजिट दिल्ली ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। मीट या फिर मीट, दोनों सेम ही है, सॉरी ना। तो यहाँ पे एक डबल ई वाला है और एक है EA वाला। तो यहाँ पे कौन सा आएगा भाई, मीनिंग मालूम होगी तो सही लिखोगे। तो मैं आपको पहले मीनिंग बता देती हूँ। एक MEET मीट है मिलना, और एक है MEAT मीट जो है मांस, जो लॉयन, शेर, बियर ये सब खाते हैं ना, एक वो वाला मीट है। तो आप कौन सा लिखोगे भाई। यहाँ पे वो दिल्ली जा रही है तो उसको मिलना है, तो मिलने के लिए भैया MEET मीट वाला इस्तेमाल करेंगे मीट, ठीक है ना। इट वुड बी ग्रेट टू MEET मीट यू व्हेन आई विजिट दिल्ली ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। ओके। फोर्थ, आई ब्लैंक हर अ लेटर लास्ट वीक। अब सेंट या सेंट, यहाँ पे भी दो टाइप के सेंट हैं। यहाँ पे कौन सा सेंट आएगा भैया, उसने पिछले सप्ताह जो है पत्र भेजा था। भेजने के लिए हम कौन सा वाला सेंट यूज़ करेंगे, SENT सेंट। फिफ्थ, ब्लैंक इज़ नो साइन ऑफ योर फ्रेंड्स, आर यू श्योर दे आर कमिंग। यहाँ पे दो देयर है, THERE वाला देयर और THIR वाला देयर। इसमें पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी, मैं कोई भी डिक्टेशन होता तो देयर वाले देयर मतलब इधर उधर वर्ड्स हो जाते थे। तो आज मैं आपको मीनिंग क्लियर कर देती हूँ, आप मेरी तरह गलती नहीं करेंगे। जो फर्स्ट वाला देयर है, THERE वाला देयर है, वो मतलब कि होता है वहाँ, ठीक है ना। और THEIR देयर मतलब कि उनका, ठीक है ना। IR वाला जो होता है वो मतलब होता है उनका, और जो ERE वाला होता है वो वहाँ होता है, ठीक है ना। चलिए, आई होप आप नहीं करेंगे ऐसी गलती। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देयर ही होगा, लेकिन कौन सा वाला, THERE, ठीक है ना। यहाँ पर तुम्हारे फ्रेंड्स को कोई साइन नहीं है, कोई अता पता नहीं है, तुम पक्का हो ना, तुम श्योर हो ना कि तुम्हारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, है ना, ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे होगा फर्स्ट वाला देयर, THERE वाला। सिक्स्थ वाला है, वन ब्लैंक ही हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड हिज विंडो। अब यहाँ पे दो नाइट है, ठीक है। दो नाइट कौन से, एक रात वाला नाइट और एक KNIGHT वाला नाइट, ठीक है ना। तो हमने एक रात एक स्ट्रेंज सी आवाज़ सुनी थी विंडो के बाहर, तो फर्स्ट वाला रात वाला नाइट हो जाएगा, है ना। ओके, देन नेक्स्ट है स्पेलिंग पार्ट। लुक एट दिस वर्ड। भाई लुक नहीं करना है, सिर्फ उन्हें पढ़िएगा भी, तभी ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर होगी। हाँ, लुक एट दिस वर्ड्स। रीड, रीडिंग, वेव, वेविंग, राइज, राइजिंग। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा आपने, मैंने तो कुछ करा है। चलिए अपन यहाँ रीड कर लेते हैं, फिर आपको भी मालूम चल जाएगा। द स्पेलिंग समटाइम्स चेंजेस व्हेन वी ऐड ING टू अ वर्ड। जो स्पेलिंग होती है वो कभी कभार चेंज हो जाती है जब भी हम ING है ऐड करते हैं, है ना। कहाँ पे हुआ है ये, हम वेविंग लिख रहे हैं
तो फिर जल्दी से देखिए, जो ई है वो हट गया, रिप्लेस हो गया है आईएनजी से, है ना। राइजिंग है, उसमें भी ई हट गया है और आईएनजी आ गया है। रीड में नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा है ना, मतलब कुछ वर्ड्स में होता है, कुछ वर्ड्स में नहीं होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब हटे, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी वर्ड्स लगे रहें आईएनजी के साथ, है ना। इफ़ अ वर्ड एंड्स इन ई, द फाइनल ई इज ड्रॉप्ड व्हेन आईएनजी इज एडेड। अब ये एक रूल ही है, जब भी वर्ड का वर्ब है उसके एंडिंग में अगर ई लिखा है तो वो हटेगा ही भैया। जैसे राइट है, यहाँ पे लिखा राइट, एक वर्ब है, उसके लास्ट में क्या लगा है, ई। अगर हमें उसको राइटिंग करना है, कंटिन्यूस बनाना है, तो फिर हमें ई को भी हटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, और आईएनजी लगाना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, राइट। ई हटा देंगे तो राइटिंग। अब सेकंड रूल क्या है, द वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट। अगर जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से ख़त्म होता है, ठीक है ना, आई एस ए आई ओ यू, तो हमारे वोवल हो गए 5। बाकी जो बचे अल्फ़ाबेट है वो हमारे कॉन्सोनेंट हो गए, है ना। द वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, देन अ फाइनल कॉन्सोनेंट इज डबल्ड व्हेन वी ऐड आईएनजी। अब कोई भी कॉन्सोनेंट हो, लास्ट में हो, है ना, और अगर हमें फिर आईएनजी लगाना हो उस वर्ब में, तो वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है ना। डबल एल हो जाता है, डबल एस हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रैवल, तो एल जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, हमें आईएनजी लगाना है तो वो डबल एल कर देंगे हम, और वो आईएनजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें लिखना रहता है। तो नेक्स्ट पेज में हमारा क्या दिया है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्या है, ऐड आईएनजी टू द वर्ड इन कलर। अच्छा, अब हमें आईएनजी ऐड करना है, ठीक है ना, जो हमारे कलर में वर्ड्स दिए हैं। ये सारे वर्ड है, और जो हमने पिछले रूल पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये लिखना है। लूज़ मनी, अब हमें इसमें आईएनजी लूज़ में लगाना है, तो कैसे लगाएंगे भाई। यहाँ पे जो लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है हमारा, ई है। रूल क्या कहता है, ई हमेशा हट जाता है जब भी लास्ट में होता है, तो LOSING, लूजिंग हो जाएगा, ठीक है, वेरी इजी। सेकंड है पैडल फास्ट। अब हमारे सेकंड रूल क्या था, जो भी जब भी कॉन्सोनेंट लगते हैं लास्ट में तो वो डबल हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे अगर हम पैडल में आईएनजी लगाना रहेगा तो वो हो जाएगा PEDALLING, ठीक है, पैडलिंग फास्ट। थर्ड है स्किप डाउन द कॉरिडोर। यहाँ पे स्किप लगाना है, तो पी जो है हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो पी हो जाएगा डबल, तो SKIPPING। फोर्थ है पे फॉर द बुक, पे में लगाना है, तो पे में हो जाएगा PAYING, ठीक है। फिफ्थ है चूज़ अ गिफ्ट, चूजिंग बनाना है, तो फिर CHOOSING, चूजिंग। सिक्स्थ है मिस माई फ्रेंड, तो इसमें क्या होगा, MISSING, ठीक है। इसमें हम रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये डबल है। अब लिसनिंग पार्ट है, लिसन टू अ कन्वर्सेशन बिटवीन सरिता एंड हर ग्रैंड मदर एज यू लिसन नंबर द इवेंट्स 1 to 8 इन द करेक्ट ऑर्डर। अब ये कन्वर्सेशन कहाँ दी है भाई, सरिता एंड हर ग्रैंड फादर की कन्वर्सेशन, लेट मी चेक। अच्छा, वो कन्वर्सेशन है जो आपके टीचर आपको प्रोवाइड करेगा। तो फिर आपको ये उस हिसाब से आपको लिखना है। अब स्पीकिंग पार्ट क्या है, रीड दिस कन्वर्सेशन। पढ़िए, केतन कुड यू प्लीज़ हेल्प मी मेक अ स्क्रैप बुक ऑन फ्लैग्स। ग्रैंडमा श्योर लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर। केतन ने पूछा अपनी दादी माँ से कि क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं स्क्रैप बुक बनाने में, जो झंडों के ऊपर मैं स्क्रैप बुक बना रहा हूँ, है ना। तो ग्रैंडमा ने क्या कहा, बिल्कुल चलो एक साथ बनाते हैं मिलकर। When we ask for help, we use words such as could you and please. अब जब भी, इससे हमने क्या ऑब्जर्व करा, जब भी हम किसी से मदद मांगते हैं तो हम कैसे वर्ड यूज़ करते हैं, could you या फिर please। ये फॉर्मल वर्ड होते हैं या प्लीजेंट वर्ड होते हैं, जिससे जो हमारी जो रिक्वेस्ट है शो होती है ना। दिस टेबल शोज अस सम वेज ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प एंड द आंसर वी माइट गिव व्हेन पीपल आस्क फॉर हेल्प। तो ये नीचे जो टेबल दिया है ये हमें बताती है कि हमें कैसे मदद मांगनी चाहिए इंग्लिश में, या फिर जब भी हमें कोई पीपल मदद मांगते हैं तो हमें आंसर कैसे देना चाहिए। आस्किंग फॉर हेल्प, जब हम मांगते हैं मदद तो हम क्या बोलते हैं, कुड यू प्लीज़। अब प्लीज़ के आगे हमें जो भी चाहिए, पेन चाहिए, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, क्या तुम मुझे पेन दे सकती हो प्लीज़। डू यू थिंक यू कुड डांस। अब हमें डाउट है उस पर, अब हम ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोल देंगे कि क्या तुम डांस कर सकती हो, नहीं ऐसे नहीं। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम डांस कर सकती हो, ऐसे हमें धीरे आराम से बोलना चाहिए, कुड यू थिंक यू कुड डांस। अब व्हेन यू कैन हेल्प, जब हम हेल्प कर सकते हैं, अब उसने हेल्प मांगी सामने वाले ने, अभी हम तैयार हैं हेल्प करने के लिए, तो हमें कैसे बोलना चाहिए, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, है ना, ऑफ कोर्स आई कैन, है ना। जब कुड यू प्लीज़ जब कोई बोलता है तो हमें कैसे आंसर देना चाहिए, ऑफ कोर्स आई कैन। लेकिन जब कोई बोलता है डू यू थिंक यू कुड, तो फिर बोलना चाहिए श्योर या व्हाई नॉट, सर्टेनली, ऐसा करके बोलना चाहिए। लेकिन जब उसी वक्त हम मदद नहीं कर सकते तो हमें क्या बोलना चाहिए, आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू। फॉर्मली, डायरेक्ट मुंह पे मना नहीं, लेकिन आराम से, आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू। या सेकंड वे है, आई लव टू हेल्प यू बट आई एम सॉरी आई कांट।
मैं तुम्हारी मदद कर सकता था लेकिन अभी नहीं कर सकता हूँ। इस टाइप से हम कह सकते हैं अगर सिचुएशन सही नहीं है तो। द नेक्स्ट है रिप्ले दिस सिचुएशन विथ योर पार्टनर, यू कैन प्रैक्टिस आस्किंग फॉर हेल्प एंड रिस्पॉन्डिंग। ये आप स्कूल में कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं राइटिंग पार्ट, ठीक है ना। राइटिंग पार्ट में है लेटर राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझ में आएगा। इमेजिन दैट यू आर स्टडिंग इन अ न्यू सिटी, सोचिए कि आप एक नई सिटी में पढ़ रहे हैं। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, अपने भाई को एक लेटर लिखिए। यूज़ दीज हिंट्स टू कंप्लीट द लेटर इन योर नोटबुक। तो यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दी हैं, फिर आप अपना लेटर जो है कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो ये एक टाइप का जो है हम कहना चाहिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्मेट दिया है हमें, है ना। सबसे पहले जो है हम हमारा होम एड्रेस एंड डेट लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया है योर होम एड्रेस एंड डेट, जो भी हमारा एड्रेस है लिखिए। यहाँ पे लिखा है 2ADPP रोड कोलकाता और पिन कोड दिया है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहता है सिटी तो आप क्वेश्चन वाले लिखिए, नहीं दिया रहता भाई अपना लिखिए, या फिर जहाँ भी आपका स्कूल है वो वाले लिखिए। सपोज़ कि रामवाड़ भोपाल मध्य प्रदेश, एंड भोपाल का पिन कोड याद है तो वो लिख दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद एक लाइन छोड़िए, आप यहाँ पे जो है एक लाइन छोड़िए और उसके बाद लिखिए डेट, पर्टिकुलर जो डेट आप जिस तारीख में लिख रहे हैं वो डेट लिख दीजिए। यहाँ पे सपोज़ करके लिखा है 12 अप्रैल 2017। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब कि सामने वाले का नाम या फिर उसको एक फॉर्मल से या इनफॉर्मल से प्यार भरे जो हम कुछ शब्द बोलते हैं, मेरी प्यारी दीदी या मेरे प्यारे दोस्त, इस टाइप से जो हम लिखते हैं ना वो लिखना है। सो माय डियर, यहाँ पे आप अपने ब्रदर का नाम लिख दीजिए। हम अपने भाई को लिख रहे हैं, सपोज़ कीजिए हमारे ब्रदर का नाम है राहुल, माय डियर राहुल या माय डियर ब्रदर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे माय डियर के बाद। सैल्यूटेशन खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, कि मतलब कि व्हेन, हाउ, व्हाट एंड सो ऑन, इस टाइप का हम इंट्रोडक्शन देते हैं। आई रिसीव्ड योर लेटर, इसमें लिखा है कि मुझे तुम्हारा लेटर मिला, है ना। तो आप लिख सकते हैं हेलो हाउ आर यू, और आई एम फाइन। लाइक हिंदी में हम लिखते हैं ना, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मैं यहाँ पे अच्छी हूँ, ऐसा लिखते हैं ना इस टाइप से। तो यहाँ पे हमें एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट लाइन में लिखना है। फिर उसके बाद हम फिर से एक लाइन लीव करेंगे। आई नो बहुत सारी लाइन लीव करनी पड़ती है, लेकिन यही हमारा एक फॉर्मेट है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हैप्पी टू गेट द लेटर। यहाँ पे ये आपको ना टूटे टूटे सेंटेंस मिले, आपको बढ़िया से जोड़ के लिखना होगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं आई एम रियली वेरी हैप्पी टू गेट द लेटर, है ना। फिर फुल स्टॉप, ग्रेट टू रीड एवरीथिंग यू डिड। अब शायद उसके भाई ने लेटर में कुछ कुछ बताया होगा कि मैंने अभी क्या करा है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर उसको है ना वो सुन के बहुत अच्छा लगा, आपको जो है वो सुन के बहुत अच्छा लगा, तो आप तारीफ़ कर रहे हो कि ग्रेट टू रीड एवरीथिंग यू डिड। फिर उसके बाद आई मिस सेलिब्रेटिंग बर्थडेज एट होम। अच्छा, और फिर उसके बाद आप बाहर पढ़ रहे हो तो फिर क्या होता है कि आपने बर्थडे मिस कर दिए हैं, तो आई मिस सेलिब्रेटिंग बर्थडे एट होम, है ना। आई ऑल्सो फील लोनली समटाइम्स। अब मैं नया नया सिटी से बाहर आया हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस लिख रही हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। लोनली फील होता है, कभी कभी अकेला अकेला लगता है, लेकिन जो अब है मैं अपने पढ़ाई के साथ बिजी हो गई हूँ, नाउ वेरी बिजी विथ माई स्टडीज़, है ना। एग्जाम्स आर कमिंग अप, अभी मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, है ना। तो ये आपको ना एक पूरे अपना सिचुएशन क्लियर करना है। इमेजिन माई सरप्राइज, पोस्टमैन हैड ड्रॉप्ड लेटर इनटू माय रूम। अब मुझे तुम्हारा लेटर जो है कैसे मिला, है ना। इमेजिन माई सरप्राइज, पोस्टमैन हैड ड्रॉप्ड लेटर इनटू माय रूम। जो पोस्टमैन ने लेटर छोड़ा मेरे रूम के अंदर, वेरी फ्यू पीपल हेयर राइट लेटर्स। और यहाँ पे जो है बहुत ही कम लोग जो है लेटर लिखते हैं, नहीं तो सभी लोग, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, 2017 का लेटर है तो ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन तो आ गए थे, तो कॉल पे सब लोग बात करते हैं, लेटर बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं और ईमेल्स ज़्यादा सेंड करते हैं। तो सेंडिंग ईमेल्स कॉमन हेयर, है ना। देन थॉट आई विल राइट अ लेटर टू यू टू। अब तुमने मुझे लेटर भेजा तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हें लेटर कर देता हूँ, ईमेल या फ़ोन से अलग होके। सो होप टू कम होम सून, मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि मैं जल्दी घर वापस आ जाऊँगी। हैव टू डू वेल इन माई एग्ज़ाम, अब मुझे अच्छा करना है मेरे एग्ज़ाम्स में, है ना। होप योर एग्ज़ाम्स ईजी लुकिंग। अब शायद आपके बड़े भैया के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हो तो आप बोल रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम्स भी हैं वो आसान आ रहे होंगे, है ना। तो ये जो है हमारा कंक्लूजन आ गया पार्ट, ठीक है ना, ये कंक्लूजन पार्ट हो गया। ये जो अभी हमने ऊपर लिखा था ना, ये बॉडी पार्ट था हमारा पूरा, जिसमें हमारी पूरी सिचुएशन बता रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। लास्ट में हम दो लाइन का कंक्लूजन लिखते हैं और एंड कर लेते हैं कि उम्मीद है घर पे सब अच्छे होंगे, या फिर सब उम्मीद से हम कर लेते हैं कंक्लूजन। फॉरवर्ड टू ब्लैंक हॉलीडेज़, है ना। अब उसके बाद हमने कह दिया कि हम हॉलीडेज़ में कब आ पा रहे हैं, तो उसका ब्लैंक यहाँ पे छोड़ दिया हमने, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देन
फिर उसके बाद हो जाता है एक और लास्ट वाला सैल्यूटेशन, जिसमें हम लिखते हैं योर लविंग सिस्टर, ब्रदर, कज़न, योर फ्रेंड, बेस्ट विशेस, लॉट्स ऑफ लव एंड सो ऑन, फॉलोड बाय योर नेम। लास्ट में हम लिखते हैं हमारा नाम, उसके साथ हम ये सब कुछ भी लगा सकते हैं, सिस्टर, योर लविंग सिस्टर, ब्रदर, कज़न, कुछ भी, या फिर योर फ्रेंड, या फिर जैसे अगर हम किसी को बेस्ट विशेस दे रहे हैं या कॉन्ग्रेचुलेशन कार्ड लिख रहे हैं तो लिख दिया, या कपल को हम भेज रहे हैं तो फिर लॉट्स ऑफ लव लिख लिया। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे लास्ट वाले सैल्यूटेशन होते हैं, वो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिंपली जो हमारे मन में आता है, मतलब फट से, वो होता है योर लविंग और आपका नाम, योर लविंग आस्था, ठीक है ना। लॉट्स ऑफ लव आस्था, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आस्था, इस हिसाब से आपको लिखना है। तो ये हो गया हमारा लेटर समाप्त। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज में हमें क्या दिया है, माय वर्ड बैंक। मैंने कहा बढ़िया से पढ़िए, बहुत मज़ा आता है इसमें, बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझ में आती हैं इससे। कन्फ्यूजिंग, कन्फ्यूजिंग एक है एडजेक्टिव, समथिंग दैट इज़ अनक्लियर एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। कन्फ्यूजिंग क्या होता है, जब हमें कुछ चीज़ जो है वो समझ में नहीं आती है या जो मुश्किल होती है समझने में। तो इसका एग्जाम्पल है, दिस रिडल इज़ टू कन्फ्यूजिंग फॉर मी टू सॉल्व। तो ये जो रिडल है, ये जो पहेली है, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है समझने के, सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो क्या हो सकते हैं, पजलिंग या फिर परप्लेक्सिंग, ठीक है ना। बहुत ही न्यू वर्ड है परप्लेक्सिंग, आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। फेमस, फेमस भी एडजेक्टिव है, वेरी वेल नोन, बहुत ही अच्छी तरह से जाना पहचाना व्यक्ति, फेमस है ना, फेमस ही है, ओके। सचिन तेंदुलकर इज़ अ फेमस इंडियन क्रिकेटर, वही सभी लोग जानते हैं कि वो इंडियन क्रिकेटर है, तो मतलब वो फेमस हुए, ठीक है ना। सिमिलर वर्ड क्या होंगे, एमिनेंट होगा, रिनाउंड होगा, सेलिब्रेटेड होगा। सेलिब्रेटेड क्यों भाई, सेलिब्रिटी जो होते हैं, सेलिब्रिटी को सभी लोग जानते हैं ना ऑलमोस्ट दुनिया में, इसलिए फेमस, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव होता है, समथिंग दैट होल्ड्स वंस इंटरेस्ट एंड अटेंशन। अब कुछ भी चीज़, जो भी कोई भी चीज़ हो, अब वो व्यक्ति हो या फिर सामान हो, वो एक इंटरेस्ट या फिर अटेंशन या अट्रैक्शन रखता है अपने अंदर, अपनी ब्यूटी से या फिर अपने किसी भी एक चीज़ से, जिससे व्यक्ति जो है वो खिंचा चला है ना। द बुक दैट आई वॉज रीडिंग यस्टरडे वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब वो बुक में कुछ ऐसी टेक्स्ट लिखे होंगे कि जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, है ना। तो वो बुक जो हो गई वो इंटरेस्टिंग हो गई मेरे लिए। सिमिलर वर्ड क्या हो जाएंगे, इंगेजिंग और फैसिनेटिंग। समटाइम्स आई यूज़ फैसिनेटिंग वर्ड बिकॉज वो मुझे बहुत ही फैसिनेट करता है, बहुत ही अट्रैक्ट करती है वो चीज़। लवली, लवली एडजेक्टिव है, वेरी ब्यूटीफुल और एन्जॉयबल, है ना। जब भी हम बोलते हैं कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ या ब्यूटीफुल लड़की हमारे सामने होती है, हम क्या बोलते हैं, यू आर लुकिंग लवली, यू आर सो लवली, ऐसा बोलते हैं। मिस्टर मेहराज गार्डन लुक्स लवली इन स्प्रिंग, है ना। जो मिस्टर मेहरा का गार्डन है वो बहुत ही सुंदर लगता है स्प्रिंग में, ठीक है ना। When all the फ्लावर्स आर इन फुल ब्लूम, जब सभी फ्लावर्स जो हैं वो खिल जाते हैं तो बहुत ही लवली लगते हैं, लवली लवली लवली। सिमिलर वर्ड्स, डिलाइटफुल, प्रिटी, स्प्लेंडेड, ठीक है। स्पेशल एडजेक्टिव है, डिफरेंट और मोर इम्पॉर्टेंट दैन समथिंग एल्स। स्पेशल क्या होता है, सबसे अलग हो, यूनिक हो और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, है ना। स्पेशल मतलब कि अलग भी हो और सबसे ज़्यादा कीमती भी हो। देन अमन हैज़ अ स्पेशल गिफ्ट फॉर सिंगिंग। अब जो अमन है उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है गाना गाने का, है ना। तो ये अलग भी है, अब बाकी सबको नहीं आता हो लेकिन उसको आता है, तो ये अलग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है ना। सिमिलर वर्ड क्या होंगे, अनएक्सपेक्शनल या यूनिक। देन सरप्राइज्ड भी एक एडजेक्टिव है। आज हमने सारे एडजेक्टिव देखे भाई। अ फीलिंग कॉज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। सरप्राइज्ड हम कब होते हैं, जब एकदम से हम चौंक जाते हैं ना, तो मतलब उस चौंकने को ही हम सरप्राइज कहते हैं, ठीक है ना। कुछ भी जब हमारे साथ अनचाहा हो जाता है, मतलब हम ऐसे सोचते भी नहीं लेकिन वो हमारे साथ हो जाता है, तो सरप्राइज। देन एग्जाम्पल क्या है, ऋतु लुक्ड सरप्राइज्ड व्हेन शी वाज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द सिंगिंग कंटेस्ट। तो जो ऋतु थी वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गई थी जब ये डिक्लेयर हुआ था कि वो विनर है सिंगिंग कॉन्टेस्ट की, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा चौंक गई थी। अब किसी को रिजल्ट तो मालूम नहीं है कि ऋतु जीतेगी या मुकेश जीतेगा, लेकिन तो फिर जब ऐसा हुआ तो उसको झटका लगा, वाह मैं जीत गई। ऐसा होता है ना हमारे साथ कभी भी, जब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं, अमेज्ड या स्टार्टल्ड, ओके। बहुत ही बढ़िया एडजेक्टिव थे। अमेजिंग इंडिया, वेरी फेवरेट पार्ट। इससे हमें जो है इंडिया का जो है एक फैक्ट मालूम चलता है ना। द ग्रेट इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, आज हम पढ़ने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ये थे हमारे बहुत ही पुराने, बहुत ही महान इंडियन पोएट। कंपोज अवर नेशनल एंथम जनगण मन, इन्होंने जो है हमारा नेशनल एंथम जनगण मन बनाया था। ओरिजिनली क्या था, बंगाली में था,
लेकिन उसका जो हिंदी वर्जन है वो हमारे राष्ट्रगान के रूप में लाया गया। कब लाया गया भाई? 24 जनवरी 1950 में लाया गया। उन्होंने बंगाली लिखी थी, लेकिन उसके बाद उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ और उसके बाद फिर हमें 24 जनवरी 1950 में जो है हमने इसको अपना राष्ट्रगान माना। देन एंथम इज़ मेंट टू बी संग इन 52 सेकेंड। अब इसकी जो है वो एक सिंगिंग लिमिट भी है, 52 सेकेंड में ही इसे गाया जाता है, ठीक है ना। इसका जो है वो मेन लो है। कभी कभी हम ज़्यादा लंबा खींच देते हैं सुर को तो वो ज़्यादा पेंडिंग 60 सेकेंड्स 1 मिनट तक खिंच जाता है, लेकिन जो उसका रियलिस्टिक जो है हमारा साउंड लिमिट वो है 52 सेकेंड्स। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे, सर्च करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये हुआ हमारा चैप्टर समाप्त, चैप्टर 5 है ना, फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 6th गोइंग टू स्लीप, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए है मेरे वीडियो का तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।